गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के ऑनलाइन वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश की पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में 9 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न होगा, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर देना होगा और एक 8 मार्क्स का एग्जाम्पल इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। माने एक ही एग्जाम्पल 8 मार्क्स का होगा जो सेक्शन ई में पूछा जाएगा। तो गुणा की दृष्टि से देखें तो ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस कारण इस चैप्टर में आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चैप्टर नंबर जो 4 पढ़े थे, साझेदारी का पुनर्गठन, उसकी भी बातें इसमें आने वाली हैं। तो इस दृष्टि से जो भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनकी पढ़ाई रिवीजन के तौर पर आपको शुरू रखनी है, जिसके कारण आगे के चैप्टरों में जहाँ इसका उपयोग हो उसमें आपको फ़ायदा हो सके। दोस्तों, इस चैप्टर से हम जो हमें बातें पढ़नी है उसमें टोटल 8 मुद्दे की पढ़ाई हमें करनी है, जिसमें प्रस्तावना माने चैप्टर के बारे में आवश्यक जानकारी, दूसरा नए साझेदार के प्रवेश की असर, तीसरा लाभ हानि के वितरण के अनुपात में बदलाव, ख्याति की हिसाबी असर, जो हिसाबी मानक 26 के अनुसार कैसे ख्याति की असर दी जाएगी उसकी पढ़ाई करनी है। दोस्तों, यहाँ विकल्प भी आपको पूछा जा सकता है कि साझेदार के प्रवेश समय ख्याति की हिसाबी असर कौन से हिसाबी मानक के अनुसार दी जाती है। तो आपका आंसर हिसाबी मानक 26 के अनुसार ख्याति की असर दी जाती है, ऐसा आएगा। 5वां, संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन और दायित्व के पुनः आकलन की हिसाबी असर। दोस्तों, संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन और दायित्व के पुनः आकलन की हिसाबी असर के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाई कर चुके हैं। 6, अनामत और एकत्रित लाभ हानि का बंटवारा, मानी अनामत और एकत्रित लाभ हानि के बंटवारे की प्रविष्टि, माने कि रोजनामचा क्या होगी उसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों, ये टॉपिक नंबर 6 के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन अंतर्गत पढ़ाई कर चुके हैं। 7वां, पूंजी खाते में परिवर्तन और नई पक्की तलपट की रचना, माने नए साझेदार के प्रवेश वक्त साझेदार पूंजी में बदलाव निश्चित करे तो उसकी असर क्या होगी और नई पक्की तलपट कैसे बनाई जाएंगी वो भी पढ़ना है। और ये सभी बातों के उदाहरण नंबर टॉपिक नंबर 8 में हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये 8 बातें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है।
अब दोस्तों प्रस्तावना से शुरुआत करें तो साझेदार का प्रवेश यह साझेदारी का एक प्रकार का पुनर्गठन है। दोस्तों ये बात चैप्टर नंबर 4 में आई थी कि जब साझेदारी के प्रमाण में माने लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन किया जाए तब उसे पुनर्गठन कहा जाएगा। तो नए साझेदार के प्रवेश के वक्त भी लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलेगा, इसलिए साझेदार का प्रवेश भी एक प्रकार का पुनर्गठन ही है। साझेदार के प्रवेश से चालू साझेदारों के बीच साझेदारी का विसर्जन होता है। माने चालू साझेदारी माने वर्तमान साझेदारी जो है उसमें बदलाव, वो उसका विसर्जन हो जाएगा और प्रवेश पाने वाले नए साझेदार के साथ सभी साझेदारों के बीच नई साझेदारी अस्तित्व में आती है। माने पुरानी साझेदारी का विसर्जन और नए साझेदार के साथ नई साझेदारी का अस्तित्व बनेगा और नया करार पत्र अमल में आता है, क्योंकि नया साझेदार चालू साझेदारी में जुड़ने के कारण जो पुराना करार पत्र होगा उसमें भी बदलाव होगा। नए साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, ख्याति, उसका भाग माने लाभ हानि में उसका हिस्सा वगैरह शर्तें निश्चित की जाती है। माने नया साझेदार पूंजी के तौर पर कितनी रकम लाएगा, ख्याति के तौर पर कितनी रकम लाएगा और नए साझेदारी में उसका लाभ में भाग कितना होगा वो निश्चित किया जाता है। नया साझेदार अपने प्रवेश में पीढ़ी की संपत्ति और जिम्मेदारियों में तथा लाभ में भी अपना हिस्सा प्राप्त करता है। दोस्तों 1932 के भारतीय साझेदारी के कानून की कलम 31 अनुसार सभी चालू साझेदारों की सम्मति के बिना नया साझेदार पीढ़ी में प्रवेश नहीं पा सकेगा। माने 1932 की साझेदारी के कानून की कलम 31 अनुसार सभी साझेदारों की अनुमति होगी तो ही नया साझेदार पीढ़ी में प्रवेश पा सकता है। सिवाय की माने कि अगर साझेदारी करार पत्र में पुराने साझेदारी करार पत्र में नए साझेदार के प्रवेश अंतर्गत कोई प्रावधान हो तो उस प्रावधान अनुसार नए साझेदार को चालू साझेदारी में जोड़ा जा सकता है। नए साझेदार को चालू साझेदारी पीढ़ी में प्रवेश देने के विविध कारण दोस्तों निम्नानुसार है। पहला, जब चालू साझेदारी पीढ़ी में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। दोस्तों वर्तमान साझेदारी में अगर अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में नया साझेदारी पीढ़ी में जोड़ा जाए तो पूंजी के तौर पर रोकड़ लाने वाला है, तो इस कारण से उसकी पूंजी जो आवश्यक पूंजी है उस पूंजी का इंतजाम हो जाएगा। दूसरा, जब चालू साझेदारी पीढ़ी में अधिक संचालन शक्ति की आवश्यकता हो। दोस्तों अगर चालू साझेदारी पीढ़ी है उसका
व्यवसाय विस्तृत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भरोसे वाले व्यक्तियों की आवश्यकता उपस्थित होगी। ऐसी स्थिति में अगर साझेदार के रूप में किसी को जोड़ दिया जाए तो संचालन शक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। माने नए साझेदार को जोड़कर संचालन शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जब कोई साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु पाए, तो जब कोई साझेदार निवृत्त हो या कोई साझेदार की मृत्यु हो तो ऐसी स्थिति में उसके बदले नए साझेदार को साझेदारी पीढ़ी में जोड़ा जा सकता है। चौथा, पीढ़ी का कोई कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी पीढ़ी में ही चालू रहे, इस उद्देश्य से उसे साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाए। मानी कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी माने ऐसा कर्मचारी कि जो पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा कर्मचारी पीढ़ी में से चला जाए तो उसका सीधी असर धंधे पर होगी। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे व्यक्ति को साझेदार के रूप में पीढ़ी में जोड़ दिया जाए तो अब वो मालिक बनेगा और उसके कारण उस पीढ़ी में से जाने का उसका संदेह नहीं रहेगा। इसलिए कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है। साझेदारी पीढ़ी के धंधे में जोखिम के वितरण के लिए माने जोखिम कम करने के लिए भी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। नए साझेदार को पीढ़ी के भविष्य के लाभ में कुछ भाग मिलता है, क्योंकि नया साझेदार जब कोई चालू साझेदारी पीढ़ी में जुड़ता है तो लाभ के उद्देश्य से जुड़ेगा, माने उसको कुछ लाभ मिलेगा। तो ये नए साझेदार को जो लाभ मिलेगा उतना भाग पुराने साझेदार अपने लाभ के भाग में से कुछ भाग का त्याग करके नए साझेदार को देते हैं। माने नया साझेदार पीढ़ी में जितना लाभ प्राप्त करेगा उतना त्याग पुराने साझेदार करेंगे। पुराने साझेदारों ने लाभ में किया त्याग के फलस्वरूप नया साझेदार पूंजी के अलावा अतिरिक्त रकम पीढ़ी में लाता है। माने पुराने साझेदार जितना त्याग कर रहे हैं वो उतना त्याग जो किया उतना लाभ के रूप में नए साझेदार को मिलेगा। तो उसके बदले में नया साझेदार पूंजी के अलावा अतिरिक्त रकम लाएगा, जिसे ख्याति का प्रीमियम कहते हैं। इस प्रकार नया साझेदार पीढ़ी की संपत्ति में मिलने वाले भाग के बदले पूंजी लाता है, जबकि लाभ में मिलने वाले भाग के बदले वह अपने भाग की ख्याति की रकम लाता है। मानिए यहाँ दो क्वेश्चन बने दोस्तों कि नया साझेदार संपत्ति में मिलने वाले भाग के बदले क्या लाता है, तो कि पूंजी लाता है, और उसे लाभ में मिलने वाले भाग के बदले क्या लाता है, तो कि ख्याति लाता है। दोस्तों नया साझेदार पूंजी की जो रकम लाएगा वो पीढ़ी में रहेगी, जबकि ख्याति की रकम जो लाएगा वो पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटी जाती है। माने ये भी क्वेश्चन हो गया। दोस्तों पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में इसलिए बांट दी जाती है क्योंकि ख्याति की जो रकम लाया नया साझेदार वो पुराने साझेदारों ने अपने लाभ में से त्याग करके नए साझेदार को दिया है, उसके बदले वो ख्याति की रकम लाया है, इसलिए पुराने साझेदारों के बीच ख्याति की रकम बांट दी जाएगी। दूसरा टॉपिक, नए साझेदार के प्रवेश की असर।
नए साझेदार के प्रवेश में उपस्थित होने वाली विविध बातें निम्नानुसार है। दोस्तों, माने नया साझेदार जब भी प्रवेश पाएगा तब कौन सी असर होगी, ये सभी बातें निम्नानुसार हैं। पहला, पुरानी साझेदारी का अंत आता है और नई साझेदारी अस्तित्व में आती है। माने जब भी नया साझेदार का प्रवेश होगा तो पुरानी साझेदारी का अंत होगा और नए साझेदारी अस्तित्व में आएगी। दूसरा, नए साझेदार को पीढ़ी के भविष्य के लाभ में भाग मिलता है। परिणाम स्वरूप पुराने साझेदारों के लाभ में संयुक्त भाग में कमी आती है। माने नया साझेदार भविष्य में पीढ़ी में से जो लाभ में भाग प्राप्त करेगा, उसके कारण पुराने साझेदारों के भाग में कमी आएगी। तीसरा, नए साझेदार को पीढ़ी की संपत्ति में मिलने वाले भाग के प्रतिफल के बदले में निश्चित की गई रकम रोकड़ या अन्य स्वरूप में पूंजी के रूप में लाता है। मानी संपत्ति में नए साझेदार को जो हिस्सा मिलेगा उसके बदले वो रोकड़ या अन्य रूप से पूंजी लाएगा। चौथा, पीढ़ी में एकत्रित हुए लाभ हानि, अनामत और अवास्तविक संपत्ति का शेष प्रवेश की तारीख को पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाता है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 पुनर्गठन में बात हम पढ़े थे कि एकत्रित हुआ लाभ हानि, अनामत और अवास्तविक संपत्ति पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांट दी जाती है। पांचवा, संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और जिम्मेदारी का पुनः आकलन किया जाता है और उसमें होने वाले शुद्ध परिवर्तन की असर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में दी जाती है। दोस्तों, मानिए पुनः मूल्यांकन की बात है। चौथे चैप्टर में हम ये बात पढ़े थे कि संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाए, तो पुनः मूल्यांकन के असर के लिए हमने प्रविष्टि भी लिखी थी और उसके आधार पर पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया था। और पुनः मूल्यांकन खाते की जो शेष थी वो साझेदारों के बीच पूंजी खाते बांट दी जाती थी। छठा, पीढ़ी की ख्याति का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और नया साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ या अन्य रूप में लाता है, उसकी हिसाबी असर दी जाती है। सातवां, नए साझेदारी करार पत्र में निश्चित किया हो तो पुराने साझेदार द्वारा रखी जाने वाली पूंजी में परिवर्तन की हिसाबी असर भी दी जाती है। मानिए ये बात साझेदारों के बीच निश्चित किया जाए तो ही पूंजी परिवर्तन की हिसाबी असर देनी होती है। दोस्तों, इस प्रकार नए साझेदार के प्रवेश के कारण निम्नानुसार बातों को ध्यान में लिया जाता है। सबसे पहला, लाभ हानि का नया प्रमाण और पुराने साझेदार के त्याग का प्रमाण। दूसरा, ख्याति से संबंधित हिसाबी असर। तीसरा, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन की हिसाबी असर। चौथा, अनामत और एकत्रित लाभ हानि की हिसाबी असर। और पांचवा, साझेदारों की पूंजी में परिवर्तन। दोस्तों, इसमें से
टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाई कर चुके हैं। दोस्तों, ये सभी बातें हैं, उनका विस्तृत अभ्यास अब आगे के वीडियो से हम करेंगे।